नमस्ते। आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टोस त्सियोल्कास की बेहद चर्चित और शानदार किताब द स्लैब के बारे में। ये कोई आम कहानी नहीं है, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा इसमें गोता लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये पूरा विश्लेषण ज्ञान की यात्रा ब्लॉग से प्रेरित है। ये ब्लॉग खास तौर पर किताबों की गहराइयों में जाने और उनके असली मतलब को समझने के लिए जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ज्ञान की यात्रा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें पढ़ने, सीखने और खुद को बेहतर बनाने की एक प्रेरणादायक दुनिया में ले जाता है। इसमें किताबों का निचोड़, जीवन के फलसफे, व्यावहारिक ज्ञान और हमारी रोजमर्रा की समझ को बहुत ही आसान भाषा में पेश किया जाता है। इसका मेन मकसद है हमारी जिज्ञासा को बढ़ाना, सोच को और गहरा करना और सबसे जरूरी ज्ञान को असल जिंदगी में उतारना। दिसंबर 2025 में पब्लिश हुई इस पोस्ट ने इंटरनेट पर आते ही काफी सुर्खियां बटोरी। तो चलिए सीधे इस कहानी के कोर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो बात है 2008 में आई क्रिस्टोस त्सियोल्कास की नॉवल द स्लैब की। ये किताब मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन समाज का एक बहुत ही तीखा और सच्चा आईना है। इसके बिल्कुल केंद्र में एक हैरान कर देने वाली घटना है। जरा इमेजिन कीजिए, एक बारबेक्यू पार्टी चल रही है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और तभी वहां मौजूद एक आदमी जिसका नाम हैरी है, अचानक एक बच्चे को बहुत जोर से थप्पड़ मार देता है। और सबसे बड़ी बात, वो बच्चा उसका अपना भी नहीं है। जरा सोचिए उस पल के बारे में, कितनी अजीब और शॉकिंग सिचुएशन होगी वो। बस इसी एक पल से ये पूरी कहानी 8 अलग-अलग किरदारों के नजरिए से आगे बढ़ती है। हर चैप्टर सिर्फ कहानी को ही आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि हमारे समाज के क्लास, नस्ल, जेंडर, सेक्सुअलिटी और जनरेशन गैप जैसे मुद्दों पर एक बहुत गहरी चोट करता है। कहानी की असल शुरुआत होती है पहले चैप्टर से, जहां हम इस बारबेक्यू पार्टी के होस्ट हेक्टर के नजरिए को करीब से देखते हैं। हेक्टर, जो इस पार्टी का मेजबान है, अपनी मिड लाइफ यानी अधेड़ उम्र को लेकर काफी बेचैन सा है। उसकी शादी आयशा से हुई है, लेकिन उसकी असल दिलचस्पी कॉनी नाम की एक टीनेजर की तरफ है, जो उसी के क्लिनिक में असिस्टेंट है। ये पहला चैप्टर ही किताब का एक एकदम क्लियर टोन सेट कर देता है। एक ऐसा इंसान जो अपनी जिम्मेदारियों और अपनी इच्छाओं या कहें परंपरा और मॉडर्निटी के बीच पूरी तरह से फंसा हुआ है। इस चैप्टर में उस बारबेक्यू वाले सीन की बहुत ही बारीक डिटेल्स दी गई हैं, जैसे वहां मौजूद शराब, लोगों के बीच का तनाव, उनके कल्चरल डिफरेंसेस और फिर वो पीक मोमेंट जब हैरी छोटे से ह्यूगो को थप्पड़ जड़ देता है। यहाँ हेक्टर का नजरिया उसके अपने ही दोगलेपन को सामने लाता है। एक तरफ वो हैरी की इस हिंसा को गलत बता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खुद अपनी शादी में अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। इसके बाद दूसरे चैप्टर में फोकस शिफ्ट होता है हेक्टर की पत्नी आयशा पर। आयशा भारतीय मूल की एक बहुत ही सक्सेसफुल वेटरनरी डॉक्टर है। ये चैप्टर उसकी प्रोफेशनल महत्वाकांक्षा और उसकी सांस्कृतिक पहचान के बीच के कलेक्शन को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। आयशा अपने पति हेक्टर की बेवफाई को लेकर अंदर ही अंदर गुस्से में है, लेकिन उस थप्पड़ वाली घटना को लेकर वो थोड़ी कंफ्यूज्ड है। आयशा की कहानी हमें एक ऐसी महिला के अकेलेपन का एहसास कराती है, जिसके पास देखने में तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो खुद को इग्नोर किया हुआ महसूस करती है। इस पूरी घटना के दौरान उसके खुद के मॉरल कंपास का भी टेस्ट होता है। एक तरफ उसे ह्यूगो की मां रोजी से हमदर्दी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसे लगता है कि ह्यूगो का बिहेवियर भी काफी खराब था। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ, जो हमें आयशा की दोस्त अनोक की दुनिया में ले जाता है। अनोक पेशे से एक टीवी स्क्रिप्ट राइटर है और वो अपने एक कम उम्र के पार्टनर के बच्चे की मां बनने वाली है। वो इंसानियत को लेकर थोड़ी निराशावादी है, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल सोच रखती है। उसका साफ तौर पर मानना है कि ह्यूगो उस थप्पड़ के लायक ही था। अनोक का ये चैप्टर आजकल के बच्चों को हद से ज्यादा सिर चढ़ाने वाले पेरेंटिंग स्टाइल्स और क्रिएटिव एम्बिशन के लिए किए जाने वाले समझौतों पर तीखी आलोचना करता है। अनोक के जरिए लेखक ने 2 पीढ़ियों के बीच के फर्क को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ा है। एक तरफ वो पुराने ख्यालात वाले लोग हैं जो अनुशासन को सबसे ऊपर रखते हैं, और दूसरी तरफ वो नए माता पिता हैं जो बच्चों को पूरी आज़ादी देने के पक्ष में हैं। अब आता है चौथा चैप्टर, और यहाँ हमारा सामना सीधा उस इंसान से होता है जिसने वो थप्पड़ मारा था, यानी हैरी। हैरी, जो हेक्टर का कजिन है, उसे ह्यूगो को थप्पड़ मारने का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। वो अमीर है, बहुत एग्रेसिव है और औरतों को लेकर उसकी सोच काफी पिछड़ी हुई है। उसका चैप्टर सीधे तौर पर समाज में मौजूद टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, हक जताने की भावना और नस्लवाद की पोल खोलता है। हैरी खुद को सिस्टम का रखवाला समझता है, लेकिन उसकी ये हिंसक प्रवृत्ति सिर्फ उस एक थप्पड़ तक सीमित नहीं है। ये उसकी शादी और उसकी फैंटेसीज में भी साफ नजर आती है।
हैरी का नजरिया आपको बहुत असहज कर सकता है, लेकिन ये बहुत कुछ सिखाता भी है। असल में वो समाज में मिली कामयाबी के उस डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हैरी के इस कारनामे के बाद 5वां चैप्टर हमें सीधा उस पीड़ित बच्चे की मां रोजी के पास ले जाता है। ह्यूगो की मां रोजी को कहानी में बहुत ही कमजोर, अपने बच्चे को हद से ज्यादा लाड करने वाली और ओवर प्रोटेक्टिव दिखाया गया है। ये चैप्टर इमोशन से भरा हुआ है। रोजी हर हाल में हैरी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने पर अड़ी हुई है, जबकि बाकी सब उसे ऐसा न करने की सलाह देते हैं। रोजी की कहानी खराब पेरेंटिंग के टैग और उन माताओं के अकेलेपन को बहुत गहराई से दिखाती है, जो समाज के बनाए गए मिडिल क्लास रूल्स में फिट नहीं बैठती। अपने बेटे ह्यूगो के प्रति उसका जो समर्पण है, वो एक तरफ तो तारीफ के काबिल लगता है, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत दमघोटू भी है। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर पेरेंटिंग में लिमिट्स कहाँ तय होनी चाहिए। छठा चैप्टर कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ लेकर आता है, जहां पूरा फोकस टीनेजर कॉनी पर होता है। कॉनी, जो हेक्टर की टीनेज प्रेमिका थी, उनके ब्रेकअप की वजह से अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। एक तरफ अपने पिता की मौत का दुख और दूसरी तरफ उसकी अपनी इनसिक्योरिटी। ये सब मिलकर उसे एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो हेक्टर पर रेप का झूठा आरोप लगा देती है। ये एक ऐसा कदम था जो पूरे समुदाय में भूचाल ला देता है। कॉनी का ये चैप्टर हमें किशोरावस्था की उस नाजुक स्थिति, किसी अपने की तलाश और झूठ बोलने के कितने भयंकर नतीजे हो सकते हैं, ये सब दिखाता है। वो उस युवावस्था का प्रतीक है जहां इंसान की इच्छाएं और बदले की भावना सही और गलत के बीच की लाइन को पूरे तरह से मिटा देती हैं। 7वें चैप्टर में हमारी मुलाकात होती है कॉनी के बेस्ट फ्रेंड रिची से। कॉनी का सबसे अच्छा दोस्त रिची एक गे टीनेजर है जो अपनी पहचान और अपनी फीलिंग्स के बीच एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है। उसका ये चैप्टर सच में दिल को छू लेने वाला है। वो एक साथ कई चीजों से जूझ रहा है। कॉनी के साथ उसकी दोस्ती, हेक्टर के प्रति उसका अट्रैक्शन और उन गहरे राजों का बोझ जो उसने अपने अंदर दबा रखे हैं। रिची की आवाज बहुत ही सॉफ्ट और कुछ तलाशती हुई सी लगती है। ये टीनेज के उस उथल-पुथल वाले फेज को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ पेश करती है। रिची का नजरिया इस नॉवेल में सेक्सुअलिटी, शर्म और धोखे जैसे थीम्स को एक नई और गहरी लेयर देता है। और फाइनली 8वें चैप्टर में हमें पुरानी पीढ़ी के नुमाइंदे मनोलिस की नज़रों से इस पूरी कहानी को देखने का मौका मिलता है। हेक्टर के पिता मनोलिस इस उपन्यास को एक बहुत ही ब्रॉड जेनरेशनल नज़रिए के साथ खत्म करते हैं। वो माइग्रेशन, परिवार की इज्जत और तेजी से खत्म होते जा रहे हमारे पुराने मूल्यों के बारे में गहराई से सोचते हैं। उनका ये चैप्टर किसी शोक गीत की तरह लगता है जो बुढ़ापे, पछतावे और हमारे समाज के खोखलेपन पर बात करता है। मनोलिस के जरिए लेखक त्सिओल्काज़ हमें एक बहुत ही अहम बात याद दिलाते हैं कि ये पूरी घटना सिर्फ एक बच्चे को अनुशासन सिखाने के बारे में नहीं थी। ये असल में 2 पीढ़ियों के बीच उस मॉरल ढांचे के टूट जाने के बारे में है जो कभी हम सभी को एक साथ जोड़े रखता था। तो अब इन सभी 8 किरदारों के नजरिए को इतनी गहराई से समझने के बाद आइए इस पूरी कहानी के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। द स्लैप कोई आम मॉरल स्टोरी या नैतिकता की कहानी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये अलग अलग आवाज़ों का एक ऐसा मोज़ेक है जिसमें हर एक आवाज़ मॉडर्न लाइफ के अलग अलग विरोधाभासों को एक्सपोज करती है, जैसे अनुशासन के खिलाफ आज़ादी, परंपराओं के खिलाफ मॉडर्नाइजेशन और हमारी ड्यूटी के खिलाफ हमारी इच्छाएं। वो थप्पड़ कहानी में एक बहुत ही पावरफुल सिंबल बन जाता है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो कहानी के हर किरदार को अपने अंदर के पाखंड और दोगलेपन का सामना करने के लिए मजबूर कर देता है। ज्ञान की यात्रा ब्लॉग पर इस समरी को लेकर रीडर्स के बीच काफ़ी दिलचस्प चर्चाएं और कमेंट्स आते रहते हैं। अगर आपको भी साहित्य में दिलचस्पी है और आप ऐसे ही और शानदार किताबें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप ब्लॉग पर मौजूद मून वॉकिंग विद आइंस्टीन, ऑर्डिनरी मैजिक और काउंसिल एंड मैगजिम्स जैसी बेहतरीन पोस्ट्स भी पढ़ सकते हैं। इस कमाल की समरी को हम तक पहुंचाने के लिए प्रफुल्ल शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमेशा ऐसी ही गहरी और मीनिंगफुल कहानियां लोगों तक लाते रहते हैं। उनके काम का पूरा कलेक्शन आप ब्लॉग आर्काइव में जाकर देख सकते हैं। तो अब जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहूँगा। द स्लैप की इस पूरी कहानी और इन अलग अलग किरदारों की सोच को देखने के बाद आपको क्या लगता है? हमारे समाज में सही और गलत की सीमाएं आखिर कौन तय करता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।